हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि देखिए आ रहा है कि 5 जुलाई को सीटेट का एग्ज़ाम होगा। तो सीटेट की एग्ज़ाम को ध्यान में रख के मैंने ये बनाया है। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है 2080 में आए हुए हैं तो ये 2020 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप पूरे वीडियो को ज़रूर वॉच करें। हो सकता है कि इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेंगे, वो गारंटी है। तो आप इसको ज़रूर अच्छी तरह से देखें, फुल देखें। ये जो है आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो है सोशल साइंस का भी आपको करवाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। रवादार, बौद्धिकता, अभिश्रित सोच, विविध सोच या द्रव बौद्धिकता। तो गाइज इसका जो आंसर है वो होगा विविध सोच। सृजनात्मकता को जो है विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। सृजनात्मकता से क्यों? क्योंकि सृजनात्मकता से जो है नए विचारों का समावेशन होता है, जो संभावित समाधान को प्रेरित करता है। सृजनात्मकता का तात्पर्य नए विचारों के उद्भव से होता है। यानी सृजनात्मकता क्या है? नए विचारों का जब उद्भव होता है वही हमारा सृजनात्मकता है, जो विविध सोच की संकल्पना से संबंधित है। तो विविध सोच हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संकेतों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। व्याकरणिक, वाक्यात्मक, विभक्ति विषयक या ध्वनि संबंधी। तो गाइज इसका ध्वनि संबंधी हो जाएगा। देखिए क्यों? क्योंकि जब किसी भाषा की स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को हम ध्वनि संबंधी नियम के अंतर्गत बताया जाता है। इसके अंतर्गत यह बताया जाता है कि किसी भी भाषा की ध्वनि किस प्रकार निश्चित ध्वनि संयोजनों के नियम को प्रदर्शित करती है। ध्वनि संबंधित नियमों के तहत भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों का नियमित अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? भाषा निर्धारण कहेंगे। देखिए क्यों? जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होगी तो ऐसी स्थिति को हम भाषा निर्धारण कहते हैं। भाषा निर्धारण एक ऐसा विचार है जो भाषा और इसकी सीमित संरचना किसी व्यक्ति की सोच, ज्ञान और अवधारणा निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है तो 4 नंबर क्वेश्चन है, अपने अनुभवों और सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत करता है। तो वह करता है, वो क्या है? अगर ऐसा करे वो कौन सी विधि में आता है? कलन विधि, अनुमानी विधि, मानसिक दृढ़ता का, अंतर्दृष्टि का। तो ये जो है आएगा कलन विधि। कलन विधि क्या है? अपनी अनुभव और स्मरण के आधार पर उपकरणों में जब खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर उपकरणों की मरम्मत करने हेतु कलन विधि का उपयोग किया जाता है। कलन विधि का उपयोग गणनात्मक समस्या का समाधान करने के लिए औजार के रूप में किया जाता है। यानी जो गणनात्मक है, यानी मैथ से संबंधी, प्लस माइनस जो भी है इससे संबंधी, इससे करने के लिए जब किया औजार के रूप में कार्य करता है। इस विधि में आकलन, विश्लेषण और तर्क का सहारा लिया जाता है। यानी इसमें किसका किसका लिया जाता है? आकलन, विश्लेषण और तर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, दिव्या जो है अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है। अगर छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेती है तो क्या करती है? किस चीज़ का उपयोग कर रही है वो? तो हो जाएगा उपलक्ष्य विश्लेषण विधि। तो अब देखिएगा, इस उपलक्ष्य विश्लेषण विधि के अंतर्गत निर्देशित कार्यों को हम छोटे छोटे हिस्सों में क्या कर लेते हैं? विभाजित कर उन्हें आसान बना लेते हैं। और क्या होता है? इस अवधारणा का उपयोग जो है संज्ञानात्मक विज्ञान और शैक्षणिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में विशेष रूप से किया जाता है। सामान्यतः समस्याओं के हल में इस विधि का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। इस विधि के तहत छात्र विविध चरणों के आधार पर अधिगम कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, पुरुष
और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि ये क्वेश्चन जो देख रहे हो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हर साल रहता है। लैंगिकता पे आधारित एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। कोई भी प्रीवियस ईयर का लगातार वाला खोज के देख लो, रहेगा ही रहेगा। तो पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। तो ये कैसा हो गया? लैंगिकता एक आनुवांशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, या लैंगिकता एक अंतर्निहित अवधारणा है। तो क्या हो जाएगा? 6 का 3 नंबर हो जाएगा। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों डैश के कुछ उदाहरण हैं। तो ये किसके उदाहरण हैं? कक्षा के बच्चों की स्थिति के निरूपण विधि का, आलेख पत्र, रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने के, अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि का। तो 7 नंबर का क्या हो जाएगा? 7 नंबर का 3 हो जाएगा। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि का। अब देखिए, बोल रहा है कि पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवधारणा है। समाज पुरुष और महिलाओं के लिए एक उपयुक्त व्यवहार आदर्श के तौर पर सृजित करता है। यह आनुवांशिकता, अंतर्ज्ञानी और अंतर्निहित अवतरण नहीं है। पुरुष और महिला सामाजिक स्तर पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं और अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं, इसलिए नहीं होना चाहिए। तो आप इसको देखो। अब नेक्स्ट है 7 नंबर, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन, क्रेडिट संचय प्रणालियाँ डैश के उदाहरण हैं। तो ये किसके उदाहरण में आते हैं? तो अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि का। अब देखिए, जो ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली जो है, अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन की गणन विधियां हैं। ये सभी बालकों की शैक्षणिक योग्यता की उपलब्धि को दर्शाने वाले मापक हैं। ये क्या हैं? मापक हैं। यह विधि शिक्षक और अभिभावक को अधिगमकर्ता की उपलब्धि के बारे में जानने में प्रमुख भूमिका निभाती है। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और संचय केवल शैक्षणिक योग्यता के परिणाम को निर्धारित करते हैं। किसको निर्धारित करते हैं? परिणाम को निर्धारित करते हैं, उसके नैतिक और व्यवहारिक परिणाम को नहीं। तो आप इसको रखना, किसको नहीं? नैतिक और व्यवहारिक को नहीं। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, अधिगमकर्ता की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। जो अधिगमकर्ता की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की क्या सहायता करता है? तो शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। तो 8 का क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा 4, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। नेक्स्ट 9 नंबर, समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो समावेशी शिक्षा जो है वो किस पे आधारित है? समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व में वैश्वीकरण, विश्व बंधुत्वता, सामाजिक संतुलन। तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए गाइस? बिल्कुल समता और समान अवसर। समावेशी शिक्षा जो है वो समता और समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, समावेशी शिक्षा क्या है कि अंतर्गत समाज के सभी वर्गों को भेदभाव रहित एक वर्ग या कक्षा में शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। समावेशी शिक्षा जो है लोकतांत्रिक प्रणाली का अभिलक्षण भी माना जाता है। इसमें दिव्यांगों के लिए भी शिक्षा का उचित प्रबंध किया जाता है ताकि वे भी शिक्षा से वंचित नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था। तो किस वर्ष लागू किया गया था गाइज? देखिए आपके सामने ऑप्शन है 1995, 1999, 2016 या 1992। तो 2016 में जो है ये लागू किया गया था।
2016। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2000। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो है वर्ष 2016 में लागू किया गया। यह अधिनियम समान अवसर एवं पूर्ण भागीदारी अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 के स्थान पर लागू किया गया था। यानी इसके स्थान पर लागू किया गया था। 1995 के स्थान पर लागू किया गया था। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2060 के अंतर्गत दिव्यांगजनों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। इसी अधिनियम के क्रियान्वयन के बाद विकलांग वर्गों को दिव्यांग कहा जाने लगा। यानी इसको अब क्या कहा, पहले विकलांग कहा जाता था लेकिन अब दिव्यांग कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए गाइस, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो या व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। तो ये चारों में आपको कौन सा लगता है? बिल्कुल सही लग रहा है आपको। 2 होगा, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। यानी व्यक्तिगत विविधताओं वाले जो बच्चे को पढ़ाने हेतु ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ शिक्षक विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने हेतु प्रशिक्षित हो। प्रशिक्षित शिक्षक बच्चों की ज़रूरतों को आसानी से समझ सकता है। शिक्षक की भूमिका बालकों के विकास में अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे शिक्षक निश्चित रूप से मार्गदर्शक का भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 12 नंबर है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। तो क्या सुनिश्चित करता है? 3 से 18 वर्ष तक के लिए, 6 से 14 वर्ष के लिए। तो ये तो आप सबको ही पता होगा अगर तैयारी कर रहे हो तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। क्योंकि देखिए जो 86वें संविधान संशोधन आप लोग जानते हैं क्या हुआ था। 86वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य माना गया। इसके अतिरिक्त निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, इसके बाद क्या आया 2009। फिर 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मूल अधिकार श्रेणी में शामिल किया गया एवं संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 21A जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन करके। अब देखिए नेक्स्ट है 13 नंबर, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है, किससे है? शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, शिक्षण के सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना या सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार। तो 13 का आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल सही, 3 हो जाएगा, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। अब देखिए इसमें क्या है, विविध अधिगमकर्ता के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है। सार्वभौमिक संरचना से है, सार्वभौमिक संरचना से माना जाता है। अधिगम की सार्वभौमिक संरचना अधिगम के लिए एक सरल वातावरण का निर्माण करती है जहां अधिगमकर्ता आसानी से अधिगम करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट है स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजनाबद्ध समीक्षा करना, संशोधन करना आदि डैश में अंतर्निहित है। तो ये सब किस में अंतर्निहित है? संज्ञान बोधन, संज्ञान समायोजन या केंद्रीकरण। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड होता है, तो इसका हो जाएगा संज्ञान बोधन। क्योंकि देखिए संज्ञान बोधन जो है उच्च स्तरीय विचार का प्रतिरूप माना जाता है, जिसका तात्पर्य गहन विचार करना, सतर्क होना है। संज्ञान सक्षमता का प्रयोग एवं नियंत्रण संज्ञान बोधन द्वारा संभव है।
स्व जागरूकता एवं संज्ञान क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना का क्रियान्वयन, समीक्षा करना, संशोधन करना, संज्ञान बोधन में समग्र रूप से अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। तब हम उसे सृजनात्मक सोच कहेंगे। क्या कहेंगे? सृजनात्मक सोच। जब बच्चे जो है प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचेंगे तो वह सृजनात्मक हुआ। सृजनात्मकता को अनुभव द्वारा उत्पन्न वैचारिक सोच का परिणाम बताया जाता है। जैसे जैसे सृजनशील बढ़ती है, ज्ञान का विकास होता है, यानी सृजनशील बढ़ेगा और ज्ञान भी बढ़ेगा। ये क्वेश्चन कितना था? 15। नेक्स्ट देखिए 16 क्वेश्चन, अधिगमकर्ता को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? तो देखिए इसमें चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण, त्रुटिहीन अनुदेशन या विभेदी अनुदेशन। तो 16 का 4 हो जाएगा जो विभेदी अनुदेशन कहलाएगा, विभेदी अनुदेशन। क्योंकि देखिए अधिगमकर्ता को जो है व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तर को ध्यान में रखते हुए अगर पढ़ाने की विधि को विभेदी अनुदेशन कहते हैं। विभेदी अनुदेशन अधिगम की विशिष्ट शैली है। ये क्या है? एक विशिष्ट शैली है जिसमें छात्रों की क्षमता को ध्यान में, किसका? स्टूडेंट के कैपेसिटी को हम लोग ध्यान में रखते हैं, ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है। इससे अधिगमकर्ता के अंदर अधिगम के प्रति जिज्ञासा बढ़ती है। क्या बढ़ेगी? बच्चों में क्या बढ़ेगी? जिज्ञासा बढ़ेगी, उनमें जिज्ञासा बढ़ेगी तो ज्ञान का विकास होना ही है। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। तो किसका पूर्ववर्ती है? तो इसका हो जाएगा सामान्यीकरण, यानी 3 नंबर। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जिसमें अधिगम के सामान्यीकरण चरण को पूर्ववर्ती माना जाता है। जब कोई बालक विक्षिप्त के साथ अधिगम करता है तो वह 4 विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है। किस किस से? अधिग्रहण, प्रवाह, प्रतिपालन, उसके बाद हो जाएगा प्रतिपालन और सामान्यीकरण, चौथा नंबर में आ जाएगा। इस प्रकार सामान्यीकरण जो है प्रतिपालन के बाद आता है। तो ये चारों आपको मैंने लिखा दिया, इसको आप दिमाग में रखना। हो सकता है अभी चौथा पूछा तो आपको पहला पूछ सकता है। प्रतिपालन अधिगम का एक विशेष चरण, मतलब या पहला चरण क्या है? ठीक है, तो नेक्स्ट जो है तो अधिग्रहण जो है वो पहला है। अब आते हैं 18 नंबर, जोंक का यह मानना है संज्ञान और भाव डैश होते हैं। तो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। क्या मानना है? स्वतंत्र होते हैं। देखिए ये जो है अमेरिकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक हैं, रॉबर्ट जोंक। इनका नाम पूरा क्या है? रॉबर्ट जोंक। ये अमेरिकी है, यानी अमेरिका से हैं ये। संज्ञान एवं भाव दोनों स्वतंत्र होते हैं। क्या माने कि संज्ञान जो है और भाव जो है दोनों क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। दोनों ना तो अंतर संबंधित है और ना एकीकृत है और ना दोनों के मध्य अन्योन्याश्रित संबंध है। उन्होंने संज्ञान और एवं भाव के बीच संबंधों पर जोर देते हुए सामाजिक व्यवहार यानी सोशल बिहेवियर की प्रक्रिया को भी इसमें शामिल किया है, यानी सामाजिक व्यवहार की प्रक्रिया को इन्होंने इसमें शामिल किया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की कौन सी विधि का अवलोकन कर रहा है? कौन सी विधि उनको कर रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? अवलोकन। अगर आप पढ़ा रहे हो, पहले से सीखा हुआ कार्यों में सुधार लाने के लिए जब कोई शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है तो वो अवलोकन हो जाएगा। देखिए
बोल रहा है क्या, जो अवलोकन शिक्षण विधि में पूर्व में किए गए अधिगम के अनुरूप अध्ययन किया जाता है। अवलोकन शिक्षण विधि में गलती होने की संभावना जो है वो क्या होती है, कम होती है। इससे आत्मविश्वास की भावना प्रबल होती है। क्या होगा, आत्मविश्वास की भावना प्रबल होता है। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर, मेनन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका जो व्यवहार प्रस्तुत करता है, उसका व्यवहार क्या प्रस्तुत करता है, सतर्क। देखिए बोल रहा है क्या, मेनन और जो जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले जो बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। बच्चों का यह व्यवहार दर्शाता है सतर्कता की भावना अति प्रबल है। यानी क्या है, भावना प्रबल है। किसी कार्य को करते समय सतर्क रहने से त्रुटि होने की संभावना क्या होगी, कम होगी। और सतर्कतापूर्ण लिया गया निर्णय क्या होगा, हमेशा सार्थक होगा। अगर आप सतर्कतापूर्वक कोई निर्णय ले रहे हैं तो आपका निर्णय सार्थक ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 21, एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई और संभावना का मूल्यांकन करता है। सौंदर्य बोध, अमूर्त, तार्किक या सृजनात्मकता। क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इसका तार्किकता हो जाएगा। एक समस्या सुधारक बच्चा अपने तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई, संभावना का तथ्यात्मक रूप से मूल्यांकन करता है। तार्किक विचार समस्याओं के समाधान और विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे बच्चों का भी प्रभावी तरीके से मानसिक विकास होता है। नेक्स्ट देखिए चलते हैं 22। नेक्स्ट है 22, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है। अगर आनंद लेते हुए कर रहा तो क्या होगा, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, समस्यात्मक प्रकार का कार्य, ड्रिल और अभ्यास कार्य। तो इसका क्या हो जाएगा, ड्रिल और अभ्यास कार्य, यानी 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ड्रिल और अभ्यास कार्य। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे ड्रिल और अभ्यास कार्य कहा जाता है। इसको हमेशा याद रखिएगा गाइस, क्या कहते हैं, ड्रिल और अभ्यास कहते हैं। ऐसे कार्य सामान्यतः मनोरंजनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। स्वयं करके सीखो, यानी ये किस पे होते हैं, किस पे आधारित होते हैं, स्वयं करके सीखो, स्वयं करके सीखो सिद्धांत पर आधारित है। ऐसे माहौल में बच्चा स्वयं तार्किक स्रोत का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो 23 का क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन देखिए, कर्ण, कोटर, प्रत्यक्षीकरण, अवलोकन, गतिबोधक। तो हो जाएगा गतिबोधक। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और गतिबोधक, और क्या होगा, गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। गतिबोधक संवेदनाओं के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का संचालन आवश्यक होता है। इसके लिए गतिबोधक के लिए क्या होता है, आपका जो बॉडी है, आपके बॉडी का संपूर्ण यानी शरीर के संपूर्ण अंगों का संचालन आवश्यक है। ये संचालन अधिगम में विशेष रूप से भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रगांगों की ओर का विशेष विकास दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को। ये विकेंद्रीकृत क्या है, देखिए, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रगांगों की ओर का विकास जो है विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास शरीर के मध्य भाग से प्रारंभ होता है और शरीर बाह्य हिस्से परिधि की ओर धीरे धीरे इसका विस्तार होता जाता है। व्यक्ति में अधिगम का क्रम इसी सिद्धांत के अनुसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर,
स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ क्या प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधि का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। तो 25 का क्या हो जाएगा? प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। क्योंकि देखिए स्कूल बच्चों के समाजीकरण की ऐसी संस्था है जहाँ प्रमुख स्थान जो है स्कूली बच्चों का होता है। एक स्कूल बच्चे के लिए तनाव मुक्त वातावरण का निर्माण करता है। स्कूल में शिक्षक का दायित्व क्या है? बालकों के अधिगम में व्यापक सुधार करना, यानी सुधार करना होता है, लाने हेतु सकारात्मक कदम उठाए, सुधार लाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो आप किस चीज़ का प्रदर्शन? समूह की पहचान का। तब आप समूह की पहचान का कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 27 जीन पियाजे। इससे क्वेश्चन ना किया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त हो जाती है। तो ये अस्थायित्व की भावना कब प्राप्त होगी? तो ये जो है संवेदी गामक अवस्था में जो है प्राप्त होगी। किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के संवेदी गामक में प्राप्त हो जाती है। यह संवेदी गामक जो है 0 से 2 वर्ष में पूर्ण होता है। बालक अपनी स्मृति के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करता है। इससे बालक में ज्ञान का विकास विभिन्न चरणों में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर का है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। तो ये किसके? बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। देखिए व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना जो है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में क्रियान्वित की जाती है। इसमें शिक्षा के विकास संबंधी विभिन्न तकनीक एवं रणनीतियों को अपनाया जाता है। बाल शिक्षा को ध्यान में रखकर रचनात्मक साधनों पर विशेष बल दिया जाता है। किस पे? रचनात्मक साधनों पे विशेष बल दिया जाता है। नेक्स्ट 28 के बाद 29 में चलते हैं। डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 29 का? 18 से 24 महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना प्रारंभ कर देते हैं। बोलते समय वे हमेशा ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिन्हें समझना आसान होता है। इनमें उनमें ज्ञान का विकास होने लगता है। अब है नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी। तो ये अवधारणा कब दी गई थी? बीने के द्वारा दी गई थी, स्टर्न के द्वारा, टर्मन के द्वारा या गैल्टन के द्वारा? तो किसके द्वारा हो जाएगा? ऑब्वियसली बीने ने दिया था। तो बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा बीने ने प्रतिपादित की। यह एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक मापक है। ये क्या है? मनोवैज्ञानिक मापक है, साइकोलॉजिकल मापक, जिसे साइकोमीटर भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? साइकोमीटर भी बोलते हैं, साइकोमीटर। इसको साइकोमीटर भी कहा जाता है। यह सामान्य बुद्धि मापने की विधि है। बुद्धि लब्धि मानसिक स्थिति को दर्शाता है। किस चीज़ को दर्शाता है? मानसिक स्थिति। तो थैंक यू गाइस। 30 क्वेश्चन आप जानते हैं कि इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो आप जो है प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।